नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिविल सारथी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, यूपी पीसीएस की परीक्षा बहुत ही पास है। लगभग 20 दिन का समय हमारे पास बचा हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आपने स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स और बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया होगा। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सिविल सारथी आपके लिए लेकर आया है करंट अफेयर्स के लिए एक प्रोग्राम, जहां पर मैं मंथ वाइज करंट अफेयर्स, मतलब पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त अगस्त तक का करंट अफेयर्स मैं आपको करवाऊंगा। यहाँ पर ये पीडीएफ लक्ष्य पीसीएस की है। आप इनके टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, लक्ष्य पीसीएस, और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है। अब हम जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर चलूंगा, जहां पर जरूरत पड़ेगी मैं आपको अंग्रेजी में उन शब्द को बताता जाऊंगा। ठीक है। यहाँ हमारे पास पहली न्यूज है स्टार्टअप इंडिया को लेके। स्टार्टअप इंडिया को 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं 16 जनवरी 2025 को। ठीक है। 2016 में स्टार्टअप इंडिया मिशन शुरू हुआ था। 2016 से 2025 तक इसको अब 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 16 जनवरी को इसी अवसर पर राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाना शुरू किया गया है। ठीक है। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। 16 जनवरी 2025 को स्टार्टअप इंडिया मिशन के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है। अभी हमारे पास पंजीकृत स्टार्टअप इस 9 वर्ष में कितने हो गए हैं? रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स तो 1.59 लाख। ठीक है। तो लगभग 1.60 लाख स्टार्टअप्स हमारे पास अब पंजीकृत हो चुके हैं। इससे 16.6 लाख लोगों को, 16.6 लाख प्लस लोगों को रोजगार मिला है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। ठीक है। भारत कौन सा तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, यूएस चाइना के बाद। उसके बाद स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 16 जनवरी 2016 को। 16 जनवरी 2025 को उसको 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसका उद्देश्य है नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है। COP29 जलवायु वार्ता, इससे अभी बीपीएससी में आपने प्रश्न देखा होगा। बीपीएससी 71st बीपीएससी का जो भी पेपर हुआ, इसमें COP29 से सवाल था। नवंबर 2024 में बाकू अजरबैजान में संपन्न हुई है। 2035 तक वार्षिक रूप से $300 बिलियन देने की प्रतिबद्धता विकसित देशों द्वारा वैश्विक दक्षिण को जलवायु प्रयासों का समर्थन करने हेतु। ठीक है। तो जो विकसित देश हैं और जो क्या कहते हैं, जो दक्षिण के देश हैं, वो अपने जलवायु जो प्रयास कर रहे हैं अपनी जलवायु को बेहतर बनाने के लिए, बढ़िया करने के लिए, उसके लिए $300 बिलियन का योगदान देंगे। लेकिन जो वैश्विक दक्षिण के देश हैं, उन्होंने अस्वीकार कर दिया है कि हम भैया हम इसके लिए रेडी नहीं है। ठीक है। तो COP29 में ये बातें निकली थी। यही क्या कहते हैं, बीपीएससी के पेपर में छपा था कि $300 बिलियन देने की प्रतिबद्धता है 2035 तक। ठीक है। COP30 कहाँ पर होने वाला है? तो बेलेम, बेलेम ब्राजील में। बेलेम कहाँ पर है? तो ब्राजील के ऐसे कोस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे ब्राजील है। बेलेम है जहाँ पे अमेजोन रिवर निकल के आती है। तो बेलम बंदरगाह किसके लिए? रबर के निर्यात के लिए बहुत फेमस है। जो क्या कहते हैं, अमेजोन रिवर निकलती है, अमेजोन रिवर के रेन फॉरेस्ट है, उसको क्या कहते हैं? सेल्वास। सेल्वास में क्या है? रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, वहां से रबड़ आता है बेलम बंदरगाह पर। बेलम से क्या कहते हैं, फिर दुनिया में सप्लाई किया जाता है। ठीक है। तो बेलम बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ब्राजील। बाकू जो क्या है? बाकू अजरबैजान की राजधानी है, ये भी आप याद रखिएगा। बाकू क्या है? अजरबैजान की राजधानी। अजरबैजान कहाँ पर है? तो ये सेंट्रल एशिया का देश है। ठीक है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस रिपोर्ट, महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी दर 15 और उससे, मतलब जो 15 या उससे अधिक वर्ष की आयु वाली महिलाएं हैं, उनकी श्रम बल भागीदारी में वृद्धि देखी गई है। 2017 से 18 में 23% थी, जो आगे बढ़ के 41.7% हो गई है। तो महिलाएं क्या है, श्रम बल में ज्यादा भागीदारी दिख रही है महिलाओं की। महिलाएं आगे निकल के आ रही हैं। भारत के कार्यबल में अधिक महिलाएं शामिल हो रही हैं, ये बताता है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। अगर एग्जाम में ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट में जुलाई 2023 से जुलाई 2024 तक महिलाओं की भागीदारी 41.7% है, तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट आता है भारत के कार्यबल में अधिक महिलाएं शामिल हो रही हैं तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांते भारत की यात्रा पर आए 23 से 26 जनवरी पर पीएम मोदी के निमंत्रण पर। ठीक है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? प्रबोवो सुबियांते। इन्होंने जनवरी 23 से 26 जनवरी भारत की यात्रा की। 76वें गणतंत्र दिवस के समारोह पर ही चीफ गेस्ट के रूप में आए। ठीक है। दोनों देशों के मध्य टोटल 5 चीजों पर समझौता हुआ है। तीसरा भारत इंडोनेशिया सीईओ फोरम कहाँ पर? 25 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तीसरा भारत इंडोनेशिया सीईओ फोरम नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? प्रबोवो सुबियांते। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये हमारे मुख्य अतिथि रहे हैं। ठीक है। अगला है हमारे पास 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, आयोजित हुआ है 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है। 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है, उड़ीसा सरकार की साझेदारी में। ठीक है। तो ये पूर्वी भारत में, मतलब ईस्टर्न इंडिया में आयोजित होने वाला पहला प्रवासी भारतीय दिवस है। कौन से नंबर का है? 18वें नंबर का है। 8 से 10 जनवरी 2025 को हुआ। आप लोग कमेंट करके बताइए प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, किस किस उपलक्ष्य में हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है।
तो पूर्वी भारत में आयोजित होने वाला पहला प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन था। इसका उद्घाटन थलाइवा ने किया, द लॉर्ड द थलाइवा, पीएम मोदी ने, और इसको समाप्त किसने किया? राष्ट्रपति ने। ठीक है, पीएम मोदी ने इसको उद्घाटन किया, शुरू किया, राष्ट्रपति ने इसका समापन किया। इसकी थीम थी डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। पता है प्रवासी भारतीय क्या योगदान देते हैं? तो रेमिटेंस भेजते हैं हमको, तो ये उनका योगदान है। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस का उद्घाटन, यहाँ पे एक ट्रेन चलाई गई प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस, इसका उद्घाटन किया थलाइवा, पीएम मोदी ने। भारतीय प्रवासियों के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन है ये। अब ये प्रेशर मतलब होता है रेमिटेंस। ठीक है, प्रेशर मतलब क्या होता है? रेमिटेंस। भारत को रेमिटेंस कितना प्राप्त हुआ 2024 में? $129.1 बिलियन। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड रेमिटेंस का कितना है? 14.3% इंडिया को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगर 100 रुपए पूरी दुनिया को रेमिटेंस प्राप्त हो रहा है तो 14.3 रुपए किसको प्राप्त हो रहा है? भारत को। ये रिपोर्ट ये मतलब ये यहाँ से पता चलता है। सबसे ज्यादा रेमिटेंस हमारे पास कहाँ से आता है? तो यूएसए से। ठीक है, यूएसए से हमको सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त होता है। उसके बाद अगली न्यूज है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन शुभारंभ को मंजूरी मिली है 29 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, क्रिटिकल मिनरल्स अभी बहुत आजकल बहुत चर्चा में चल रहे हैं। चाइना के साथ हमारे क्या कहते हैं, अभी मोदी जी एससीओ की बैठक में गए तो वहाँ पे कुछ साझेदारी, कुछ वार्तालाप हुआ क्रिटिकल मिनरल पर। तो क्रिटिकल मिनरल्स जो है अभी आजकल बहुत चर्चा में है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन कब शुरू हुआ? तो 29 जनवरी 2025 को। उद्देश्य है भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों, है ना, जो पीएसयूज होते हैं, और निजी क्षेत्र मतलब पब्लिक सेक्टर, अरे सॉरी प्राइवेट सेक्टर, ये पब्लिक सेक्टर, ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को विदेश में क्रिटिकल खनिजों से जुड़ी परिसंपत्तियों को हासिल करना और संसाधन परिसंपत्तियां मतलब जो जो विदेश में क्या कहते हैं कहीं क्रिटिकल खनिज है ना, उससे जुड़े जो भी एसेट है उसको हासिल कर सकती है। संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, जिनके पास क्रिटिकल मिनरल ज्यादा है, जैसे अभी सेंट्रल एशिया में क्रिटिकल मिनरल ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो उनके साथ ये मतलब व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस कर सकते हैं। ये बता रहे हैं नेशनल क्रिटिकल मिनरल। ठीक है, इसकी घोषणा कभी थी? 2024-25 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने, निर्मला ताई ने इसकी घोषणा की थी। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? तो ऐसे खनिज जो आर्थिक विकास, है ना, और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है, जैसे कोबाल्ट, याद रखना क्रिटिकल मिनरल्स के एग्जांपल भी याद रखना। कोबाल्ट क्या है? क्रिटिकल मिनरल। तांबा, जर्मेनियम, लिथियम, टंगस्टन, ये सब क्या है? क्रिटिकल मिनरल है। चौथी द्विवार्षिकी अद्यतन रिपोर्ट जारी सौंपी है भारत ने यूएनएफसीसी को। इसमें बताया गया है कि जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसमें 7.93% कमी आई है 2019 की अपेक्षा 2020 में। ठीक है, लॉकडाउन के टाइम पे 7.93% कम हमने ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन किया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेशनल करंट अफेयर्स हैं, जो राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो जो स्टेट पीसीएस होते हैं, जैसे अपना यूपी पीसीएस है, बीपीएससी है, एमपी पीसीएस है, राजस्थान पीसीएस है, इनके जो भी अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, उनका 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है 11-12 जनवरी को बेंगलुरु में, है ना। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। कमेंट करके आप मुझको बताइए कि जो हमारे नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम क्या है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति जी ने इसका उद्घाटन किया है। 25वां नंबर का राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का बैठक था, 11-12 जनवरी को बेंगलुरु में आयोजित हुआ। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान बहुत चर्चा में रहा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है डायरेक्ट छप जाना चाहिए। इसको 4 स्टार करके पढ़िए। ठीक है, 5 स्टार कर लीजिए। ठीक है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान 24 जनवरी को आयोजित हुआ, यूपी में हुआ, त्रिवेणी पुष्प अरेल घाट प्रयागराज में। ठीक है, त्रिवेणी पुष्प अरेल घाट प्रयागराज में 24 जनवरी को हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान आयोजित हुआ है। ये भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ तथा भारत के गणतंत्र के रूप में स्थापित होने के उपलक्ष्य में इसको आयोजित किया गया है। दिशा योजना के तहत इसको चलाया गया। दिशा योजना के तत्वाधान में आयोजित हुआ है। दिशा योजना कब लॉन्च हुई? 2021 में। दिशा योजना कब लॉन्च हुई है? 2021 में। ठीक है, 2021 में विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा इसको लॉन्च किया गया है 5 वर्ष की अवधि के लिए, 2021 से 2026 के लिए। ठीक है, उद्देश्य है भारत के लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करना। कमेंट करके बताइए फ्री लीगल एड। ठीक है, जो इंदिरा गांधी ने चलाया था फ्री लीगल एड, कौन सी आर्टिकल में है? डीपीएसपी में है, फंडामेंटल राइट्स में है, फंडामेंटल ड्यूटीज में है, कहां पर है फ्री लीगल एड? कौन सी आर्टिकल में? ठीक है, नालसा की स्थापना कब हुई ये भी आप हमको बताएंगे। उसके बाद इसको लॉन्च किया है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में। ठीक है, उद्देश्य है भारतीय संविधान के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की समीक्षा बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है गृह मंत्री की अध्यक्षता में। ठीक है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की समीक्षा बैठक नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में स्थापित हुई है, मोटा भाई की अध्यक्षता में। उद्देश्य है पुलिस बल का आधुनिकीकरण करना। ठीक है, मॉडर्नाइज करना चाहते हैं हम पुलिस बल को। सुधारों का वर्ष घोषित हुआ है 2025 रक्षा मंत्रालय द्वारा। यूपी पेट का एग्जाम अगर किसी ने दिया था तो शायद मेरे को लगता है उसमें सवाल पूछा गया था कि सुधारों का वर्ष किसने घोषित किया, तो रक्षा मंत्रालय ने 2025 को। रक्षा क्षेत्र में वर्तमान एवं भविष्य के सुधारों को गति देने हेतु
उसके बाद ये सवाल भी क्या कहते हैं यूपी पेट में छपा था, वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 को किस किस मंत्रालय ने जारी की, ठीक है। तो जल शक्ति मंत्रालय ने जारी की है, जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल द्वारा 31 दिसंबर जो 2024 को। यूपी पेट के एग्जाम में ये सवाल था, तो आपको पता होना चाहिए। 100% जल के नमूने BIS मानकों के अनुरूप कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश का जल, मिजोरम का जल, मेघालय का जल, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, यहाँ का जल बहुत साफ है, और जम्मू कश्मीर का भी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जल BIS मानकों के अनुरूप है, मतलब यहाँ का जल बहुत अच्छा है, पीने लायक है, बिना फिल्टर के आप इसको पी सकते हैं। व्यापक जल संदूषण, मतलब ज्यादा प्रदूषित जल, पोल्यूटेड जल कहाँ का है, राजस्थान का, हरियाणा का, फिर आंध्र प्रदेश का। नाइट्रेट सबसे ज्यादा किस जल में मिलते हैं, तो राजस्थान के जल में 49% नाइट्रेट है, कर्नाटक के जल में 48%, तमिलनाडु के जल में 37%। तो राजस्थान का जल जो है वो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। जल शक्ति मंत्रालय ने इसको जारी किया है 31 दिसंबर 2024 को, ठीक है। अच्छा, सरल सवाल यदि पेपर में आ जाते हैं, जैसे वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट किसने किसने जारी किया, तो आदमी सोच, मतलब उसमें कृषि मंत्रालय भी ऑप्शन में था, जल शक्ति मंत्रालय, तो आदमी मतलब सोच में पड़ जाता है कि यार जल शक्ति मंत्रालय अगर सीधा आंसर होता तो आयोग क्यों पूछता, फिर सोचने लगता है और सोच के गलत कर जाता है। तो आपको ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। अगला है हमारे पास लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंस स्टेट्स यानी लीड्स 2024 की रिपोर्ट का छठा संस्करण वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी किया है। आरंभ कब हुआ, 2018 में, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की तर्ज पर, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो जो कोस्टल कोस्टल स्टेट्स हैं उसमें गुजरात जो है अचीवर्स में आता है। स्थल मतलब लैंडलॉक्ड स्टेट्स में यूपी हरियाणा तेलंगाना के साथ अचीवर्स में आता है, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाता है कि लीड्स 2024 रिपोर्ट में यूपी किसमें आता है, अचीवर्स में, फास्ट मूवर्स में, एस्पायर्स में, या किसी में नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि अचीवर्स में आता है, लैंड लॉक्ड स्टेट्स में, ठीक है। कोस्टल स्टेट्स में कौन, गुजरात आता है, नॉर्थ ईस्ट में असम, और जो क्या कहते हैं यूटी है उसमें चंडीगढ़ जो है अचीवर श्रेणी में आता है। तो ये हमको पता होना चाहिए। बीपीएससी का एग्जाम निकल गया है, फास्ट मूवर्स की श्रेणी में बिहार आता है। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, ओके। गरीबी दर में तीव्र कमी की संभावना एसबीआई ने जताई है, ठीक है। गरीबी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कमी आएगी, शहरी गरीबी 13.7% से घट के 4.9%, 09% हो जाएगी, और जो ग्रामीण गरीबी है 25.7% से घट के 4.86% हो गई है, ये एसबीआई कह रहा है, ठीक है। गरीबी रेखा मूल रूप से 2011-12 में परिभाषित किया गया था। अगला है एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली यूडीआईएससी प्लस 2023-24 की रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय ने जारी की है, ठीक है। एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली की रिपोर्ट किसने जारी की है, तो शिक्षा मंत्रालय ने। इसमें नामांकन यानी एडमिशन की स्थिति 2022-23 में 25.18 करोड़ से घटकर 2023-24 में 24.8 करोड़ हो गई, ठीक है। तो जो एडमिशन हो रहे हैं वो घट रहे हैं, स्टेट्स बता रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो कह रहे हैं कि जन्म दर जो घट रहा है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो एडमिशन कहाँ से लेंगे, जन्म दर घटने के कारण नामांकन घट रहा है, ठीक है। माफी चाहूंगा मित्रों, कुछ फोन ऐसे होते हैं जिनको उठाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे यूडीआईएससी प्लस की 2023-24 की रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय ने जारी की है, जिसमें नामांकन यानी एडमिशन देखा जाए तो 2022-23 में 25.18 करोड़ से घटकर 2023-24 में 24.8 करोड़ पे आ गया है, ठीक है। 2018-19 से 2021-22 तक लगभग 6% की गिरावट एडमिशन में देखी गई है, ठीक है। सबसे ज्यादा गिरावट यदि कहाँ देखी गई, तो बिहार में, उसके बाद दूसरे नंबर पे यूपी आता है। अगला हमारे पास वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की रिपोर्ट किसने विकसित की है, नीति आयोग ने इसको बनाया है। लॉन्च इसको किसने किया है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी ने, ठीक है। अरविंद पनगड़िया जी जो 16वें वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, प्रेसिडेंट बनाता है इसको 5 साल के लिए, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको। नीति आयोग ने क्या कहते हैं विकसित किया इसको, नीति आयोग एक प्रकार का थिंक टैंक है, ठीक है। ये ना तो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टेचुरी बॉडी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, आरओ के एग्जाम में पूछा गया था ये सवाल। तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक विकसित किया है नीति आयोग ने, लॉन्च किया है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी ने। कहाँ पर, नई दिल्ली में। वहाँ पे नीति आयोग की उपाध्यक्ष जो थी सुमन बेरी वहाँ पे उपस्थित थी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, अध्यक्ष कौन है नीति आयोग का, जरा बताइए कमेंट करके, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, ठीक है। वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग, वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में उड़ीसा, अगर यदि देखा जाए तो उड़ीसा पहले नंबर पे है, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे और गोवा तीसरे नंबर पे, ठीक है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, वो तीसरे नंबर पर है। वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में उड़ीसा पहले नंबर पर है। यूपी, अगर पूछा जाए कि यूपी कौन से रैंक पर है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में, तो यूपी 7वें रैंक पर है। यूपी का स्कोर है 45.9 और फ्रंट रनर की श्रेणी में आता है, ठीक है। इसमें 18 राज्यों को काउंट किया गया था, ठीक है। सभी राज्यों को नहीं काउंट किया गया था वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में, 18 राज्यों को काउंट किया गया था। इन 18 राज्यों में यूपी 7वें नंबर पर है 45.9 के स्कोर के साथ, उड़ीसा पहले नंबर पर है। आगे है ग्लोबल आउटलुक 2025
प्रोस्पेक्टस फॉर चिल्ड्रंस रिपोर्ट जारी की है यूनिसेफ ने, ठीक है। ग्लोबल आउटलुक 2025 प्रोस्पेक्टस फॉर चिल्ड्रन रिपोर्ट जारी की किसने? यूनिसेफ ने। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी की है विश्व आर्थिक मंच ने। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? तो विश्व आर्थिक मंच ने, ठीक है। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2025 विश्व बैंक ने, इसको भी वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 2024-26 में वर्ल्ड वाइड 2.7% से 2.7% से अधिक है, और भारत कितना है? दुनिया से ज्यादा 6.7% की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। सामाजिक घटनाक्रम। अब हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास ये जो नेशनल था खत्म हो गया है। हमारे पास अब आया है क्या कहते हैं, सामाजिक घटनाक्रम। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य कनक्लेव 2025 का आयोजन हुआ 20 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में, ठीक है। 20 जनवरी को राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य कनक्लेव 2025 नई दिल्ली के भारत मंडपम में। किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दोनों ने मिलकर, ठीक है। तो यूपीपीसीएस में ये सवाल पूछने की टेंडेंसी है कि मंत्रालय बहुत पूछता है कि ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है, ये जो आयोजन हो रहा है, ये जो सभा बुलाई जा रही है, तो ये किसके द्वारा, कौन से मंत्रालय द्वारा बुलाई जा रही है? तो जनजाति कार्य मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से, ठीक है। धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य कनक्लेव 2025 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है भारत के जनजाति समुदाय के सामने आने वाले महत्वपूर्ण स्वास्थ्य एवं कल्याण चुनौतियों का समाधान करना, ठीक है। स्वास्थ्य एवं कल्याण चुनौतियों का समाधान करना। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य कनक्लेव 2025 का आयोजन हुआ 20 जनवरी को, याद रखना। राष्ट्र राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन घोषित हुआ है केंद्रीय बजट 2023 में। लक्ष्य क्या है? 2047 तक क्या कहते हैं, हमारे को सिकल सेल एनीमिया खत्म कर देना, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया क्या है? तो एक प्रकार का अनुवांशिक विकार है ना, जेनेटिक रोग है एक प्रकार का, माँ से बेटे में आता है ना। हीमोग्लोबिन के असामान्य होने के परिणाम स्वरूप आरबीसी सिकल के आकार की हो जाती है, ठीक है। इसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया खत्म करने का हमारा लक्ष्य कब तक है? 2047 तक। कब तक? 2047 तक। तीसरा राष्ट्रीय बधिर नेत्रहीन सम्मेलन आयोजित हुआ है 31 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक। कहाँ पर? चेन्नई में, ठीक है। तीसरा राष्ट्रीय बधिर नेत्रहीन सम्मेलन, मतलब बहरे जो बधिर मतलब जो सुन नहीं सकते हैं, नेत्रहीन मतलब जो देख नहीं सकते हैं। कब आयोजित था? 31 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक चेन्नई में। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद पीएम जनमन योजना पर जिलाधिकारियों का सम्मेलन आयोजित हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है। जनजातियों से रिलेटेड दूसरी न्यूज आ गई। इसके पहले आपने एक जनजाति से रिलेटेड न्यूज पढ़ी थी, उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। पीएम जनमन योजना पर जिला अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित हुआ है नई दिल्ली में 21 जनवरी को। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान पीएम जनमन के तहत, पीएम जनमन कब शुरू हुआ है? तो 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को, ठीक है। पीवीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने हेतु 15 नवंबर 2023 को पीएम जनमन यानी पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान मिशन लॉन्च किया गया था। पीवीटीजी सबसे ज्यादा पीवीटीजी कहाँ पर पाई जाती है? तो ओडिशा में, ठीक है। उसके बाद कल्याणकारी योजनाएं हैं। अभी पिछली बार का अगर आप पीसीएस का पेपर देखेंगे तो योजनाओं से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आए थे, तो ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है। एमएसएमई के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना शुरू करने की स्वीकृति दी है भारत सरकार द्वारा। विशेषताएं क्या है इसकी? तो ऋण प्राप्तकर्ता के पास वैध उद्यम पंजीकरण संख्या वाला एमएसएमई होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी बिजनेस चालू कर लिया बिना उसको पंजीकृत कराए, एक फैक्ट्री डाल ली, तो उसके लिए क्या कहते हैं, ये ऋण नहीं मिलेगा, ठीक है। ये रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड एमएसएमई होना चाहिए। गारंटी के ऋण राशि 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 100 करोड़ तक का जो लोन है वो मिल सकता है। अभी एमएसएमई में कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्या कहते हैं, उसके अंदर क्या कहते हैं, जितना निवेश और जितना इसका टर्नओवर होता है उसके हिसाब से एमएसएमई अब नया नया रूप ले चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। एमएसएमई ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग यानी टीम पहल भी शुरू हुआ है। एमएसएमई से रिलेटेड दो चीज हो गई है, पारस्परिक ऋण गारंटी योजना एमएसएमई के लिए, एमएसएमई ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग टीम पहल, ठीक है। टीम पहल की शुरुआत कब हुई है? टीम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एमएसएमई ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग पहल। कब शुरू हुआ? 27 जून 2024 को एमएसएमई मंत्रालय द्वारा, ठीक है। उद्देश्य है बाजार वित्त और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी उन्नयन तक एमएसएमई की पहुंच में सुधार करना है। भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ हुआ है गृह मंत्री द्वारा नई दिल्ली में। भारत पोल क्या है? तो भारत पोल यानी भारत की जो सीबीआई है ना, सीबीआई प्लस इंटरपोल, ठीक है। इंटरपोल, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस में, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इंटरपोल और सीबीआई मिलकर जो ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, हथियारों की स्मगलिंग होती है, मानव तस्करी होती है, नेपाल बॉर्डर पे आप चले जाइए, सीमा पार से होने वाले आतंकवाद जैसे अपराधों के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था प्रदान करेगा भारत पोल पोर्टल। एक भारत पोल पोर्टल है, एक भारत पो है, भारत पो, ठीक है। ये भी गृह मंत्री ने लॉन्च किया है दिल्ली में। भारत पो क्या है? तो भारत पोर्टल, इसका नाम बस खाली भारत पोर्टल है, ठीक है। भारत पोल में से भारत पो हटा देंगे तो भारत पो पोर्टल है।
ये क्या करेगा, जो सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, सरकार की कुछ स्कीम्स हैं, कुछ मतलब नया कुछ शुरू करने सब कुछ किसी बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में एक एकीकृत पोर्टल है, ठीक है। तो भारत पो और भारत पोल दोनों आपको पता होना चाहिए, दोनों ही गृह मंत्री ने शुरू किया है। अगला है एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस, अधिसूचित हुआ है 25 जनवरी 2025 को वित्त मंत्रालय द्वारा, ठीक है। सरकारी कर्मचारियों को एक लॉलीपॉप थमाया गया है यूपीएस नाम का, कब, 25 जनवरी 2025 को, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों हेतु, है ना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत, है ना। न्यू न्यू अपने पास दो ऑप्शन आ गए हैं, या तो आप एनपीएस में रह लीजिए या तो आप यूपीएस में चले जाइए, ठीक है। न्यू पेंशन स्कीम, या तो ये क्या कहते हैं, यूनिफाइड यानी एकीकृत पेंशन स्कीम। ओपीएस अभी भी बहाल नहीं किया गया, ठीक है। ओल्ड पेंशन स्कीम प्रभावी कब से होगा, 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो चुका है। अब मंजूरी मिली है 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। आश्वासन क्या दिया गया है कि जो आपको सैलरी, जब मतलब जो लास्ट ईयर होगा आपकी ड्यूटी का, है ना, मतलब मान लो कि ये मेरा 2025 लास्ट ईयर है, 2025 में जो भी मेरा बेसिक पे होगा, ठीक है, उसके एवरेज का 50% हमको पेंशन दिया जाएगा, है ना। और समय समय पर इसमें क्या होगा, डीए ऐड होता रहेगा, है ना। महंगाई भत्ता, टेनेस अलाउंस इसमें क्या होगा, बढ़ता रहेगा। शर्त है 50% पेंशन पाने के लिए आपको कम से कम 25 वर्ष तक की नौकरी, 25 साल तक नौकरी करनी होगी, है ना। मान लो कि मैं रेलवे में नौकरी कर रहा हूँ तो रेलवे मेरे को 25 साल तक नौकरी करनी होगी, तभी जाके मेरे को 50% का पेंशन मिल पाएगा। उसके बाद अगर मैं मान लो कि आप पूछ रहे हो कि सर अगर मैं 25 साल से कम नौकरी में 20 साल में नौकरी छोड़ देता हूँ तो क्या होगा, तो उसी रेशियो में आपकी जो पेंशन है 50% से कम कर दी जाएगी, मतलब मान लो 40% कर दी जाएगी, ठीक है। 25 वर्ष से कम परंतु 10 वर्ष से अधिक की सेवा पर 10 वर्ष से ज्यादा आपको नौकरी करनी पड़ेगी, और 25 साल से मतलब 25 साल तक करनी पड़ेगी। 10 साल से ज्यादा 25 साल तक कर लेते हो तो 50% पेंशन, फिर उसी रेशियो में क्या होगा, कम होता जाएगा। इसके बारे में अधिक जानकारी नौकरी लगने के बाद प्राप्त कीजिएगा, एग्जाम के लिए इतना बहुत है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम अगले 5 वर्षों तक जारी रखने को मंजूरी मिली है 22 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, ठीक है। एनएचएम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ होता है 2005 में, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की संकल्पना आई थी 2012 में, ठीक है। अब इनको दोनों को जोड़ के पुनः नामित करके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम लॉन्च कर दिया गया था, ठीक है, ग्रामीण और शहरी दोनों को मिला के। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया, 2005 में। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की संकल्पना कब आई, 2012 में। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के रूप में इसको पुनः नामित कब कर दिया गया, 2012 में, ठीक है। 2012 से चलता आ रहा है, 22 जनवरी 2025 को इसको 5 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। अगला है हमारे पास डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथोराइजेशन योजना शुरू हुआ है वाणिज्य विभाग द्वारा 21 जनवरी को, ठीक है। वाणिज्य विभाग ने डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथोराइजेशन योजना शुरू की है 21 जनवरी को। उद्देश्य है भारत के हीरा क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना, ठीक है। पन्ना से जो हीरा मिल रहा है उसको वर्ल्ड वाइड अब उसको लिया जाएगा, ठीक है। ये लैब ग्रोन जो इम्प्रेस्ड मतलब ये जो लैब ग्रोन डायमंड होते हैं उनके लिए ये शुरू किया गया है, लैब में जो बनाए जाते हैं। लागू होगा 1 अप्रैल 2025 को। डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथोराइजेशन योजना कब लागू होगी, तो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है, ठीक है। आगे तमिलनाडु के सीएम द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने वाले विशेषज्ञों को और संगठन के लिए $1 मिलियन के पुरस्कार की घोषणा की गई है, ठीक है। तो कौन से स्टेट ने की है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने के लिए पुरस्कार की घोषणा, तो तमिलनाडु ने। पता होना चाहिए, बाकी एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि तमिलनाडु में लोहे के उपयोग के सबसे पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर, तमिलनाडु में लोहे के उपयोग के सबसे पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कोणार्क में। कहाँ पर, पूरी उड़ीसा में। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। इसका निर्माण किसने किया था, नरसिंह देव प्रथम, गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। इंपॉर्टेंट किए हुए, चर्चा में किए हुए, तो सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन सनमुगरत्नम द्वारा इसका दौरा किया गया। रघुराजपुर गांव यानी शिल्प ग्राम का भी दौरा किया गया, ठीक है। तो रघुराजपुर ग्राम, शिल्प ग्राम का भी दौरा किया गया है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का भी दौरा किया गया है। उसके बाद आर्थिक घटनाक्रम हमारे पास है। आर्थिक घटनाक्रम में पहली न्यूज है भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और मापन रिपोर्ट, ठीक है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और मापन रिपोर्ट जारी किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी द्वारा, ठीक है। अनुमानित वित्तीय वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय आय का 11.74% जो होगा क्या है, डिजिटल अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नेशनल इनकम का 11.74% क्या है, डिजिटल इकोनॉमी, है ना। उसके बाद जीडीपी में योगदान कितना है, 31.6 लाख करोड़ रुपीज का है डिजिटल अर्थव्यवस्था का, यानी डिजिटल इकोनॉमी का योगदान जीडीपी में कितना है, 31.64%, ठीक है। नेशनल इनकम का कितना है, 11.74%, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है कांडला बंदरगाह की क्षमता में वृद्धि हेतु निवेश पहल की घोषणा की है केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 57,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर, ठीक है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर, गुजरात में, ठीक है, सही बताया आपने। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की दूसरी बैठक, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की
कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? तो इस साइड है, वेस्टर्न कोस्ट में, गुजरात में। और ये वेस्ट जो हमारा जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे जो भी बंदरगाह होते हैं, पोर्ट होते हैं, वो गहरे पोर्ट होते हैं। वाधवन बंदरगाह का भी देखो अभी उद्घाटन किया गया, तो सबसे गहरा पोर्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है बस खाली 85 मीटर थे, ज्यादा गहरा नहीं है। और इस तरफ अगर ईस्टर्न घाट पे जाएंगे तो बहुत लंबा फैला हुआ है वो, ठीक है। झुका हुआ है इस तरफ, तो बहुत उठा हुआ है, झुका हुआ है, तो इस तरफ क्या होता है, ज्यादा मतलब ये फैला हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा गहरे पोर्ट यहाँ पे विकसित नहीं हो पाते ईस्टर्न घाट पे। वेस्टर्न घाट पे जो है वो ज्यादा पोर्ट विकसित हो पाते हैं। ये बताना मतलब बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बाकी बाद में कभी ज्योग्राफी पढ़ेंगे देखेंगे। अगला है अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की दूसरी बैठक आयोजित हुआ है काजीरंगा असम में 9 से 10 जनवरी 2025 को। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की दूसरी बैठक काजीरंगा असम में 9 से 10 जनवरी 2025 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा जलमार्गों के विकास हेतु। पहली बैठक 8 जनवरी 2024 को कोलकाता में आयोजित की गई थी, ठीक है। दूसरी बैठक कहाँ पर? काजीरंगा असम में। पहली बैठक कहाँ पर? कोलकाता में, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की, ठीक है। उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ 13 जनवरी को पुणे में। उद्यमिता, ठीक है, उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ 13 जनवरी को पुणे में। उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ 13 जनवरी को पुणे में। उद्घाटन किया केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने, ठीक है। थीम है इसका उद्यमियों को सशक्त बनाना, ठीक है। एंटरप्रेन्योर जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है यहाँ पर, तो पशुपालन और पशु कल्याण माह घोषित हुआ है 14 जनवरी से 13 फरवरी तक, ठीक है। पशुपालन और पशु कल्याण माह घोषित हुआ है 14 जनवरी से 13 फरवरी तक, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हमारे पास आ गया है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता प्रभावी हुआ 19 जनवरी 2025 को। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन पता कर लो एक बार। इजराइल और हमास क्या कहते हैं, आतंकवादी समूह है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता प्रभावी हुआ 19 जनवरी 2025 को। दोनों बंधकों और कैदियों की अदला बदली पर सहमत हो गए, ठीक है, कि हमारे जितने आपने बंद किए हुए हैं, कैद किए हुए हैं, जेल में रखे हैं, हमारे हमारे वापस कर दो, हम आपके वापस कर देते हैं। मध्यस्थता किसने कराई? तो कतर, है ना, इजिप्ट और यूएसए ने, ठीक है। कतर, इजिप्ट और यूएसए ने मिलकर क्या कहते हैं, इनके बीच में मध्यस्थता करवाई है। उद्देश्य है 15 महीने से चल रहे संघर्ष को रोकना। युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा ऑपरेशन अल अक्सा स्टाम के तहत, ठीक है, इजराइल पर हमला किया गया था। तत्पश्चात इजराइल द्वारा हमास के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई थी कि ठीक है, छोड़ेंगे नहीं आपको, गाजा पट्टी लेकर रहेंगे, बोल दिया गया था, पैलेस्टीनियन को खत्म कर देंगे, इजराइल ने ऐसा बोला था, ठीक है। तो वो जो है युद्ध विराम का समझौता 19 जनवरी 2025 को खत्म हो गया। तो इजराइल का हाथ फिर चुनचुनाने लगा, तो फिर ईरान के ऊपर, यमन के ऊपर, सब जगह हमला करने लग गया है। अगला है हमारे पास विदेशी सहायता पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के तहत विदेशी सहायता पर रोक लगा दी। इससे प्रभावी कौन कौन होगा? यूक्रेन, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश क्या होंगे? इससे प्रभावी हो जाएंगे, ठीक है। अपवाद होगा इजराइल और इजिप्ट को दी जाने वाली सैन्य सहायता, ठीक है। तो इजराइल और इजिप्ट को क्या कहते हैं, अभी सैन्य सहायता अमेरिका देगा, लेकिन यूक्रेन को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश जैसे देशों को विदेशी सहायता देने पर अमेरिका ने रोक लगा दी, ठीक है। अभी ये देखो कब तक चलता है, इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का भैया। उसके बाद है पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है इंटरपोल द्वारा। इसमें सीमा पार से लाई गई अवैध संपत्ति का पता लगाने से मदद मिलेगी। तो पहला सिल्वर नोटिस किसने जारी किया? इंटरपोल ने। इंटरपोल अभी अभी हमने भारत पोल पोर्टल एक सुना था, इंटरपोल और सीबीआई के बीच में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रांस में, ठीक है। ब्रिक्स का विस्तार 10वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल हो गया इंडोनेशिया, ठीक है। ब्रिक्स में 10वें सदस्य के रूप में इंडोनेशिया शामिल हुआ है। शामिल होने हेतु आमंत्रित कौन है? सऊदी अरब। और सऊदी अरब क्या कहते हैं, बहुत जगह ऐसे रहता है कि सऊदी अरब शामिल हो गया है। ब्रिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए तो सऊदी अरेबिया क्या है, ब्रिक्स का पार्ट है ना। लेकिन अभी सऊदी अरब ऑफिशियल रूप से मानता नहीं है। और अगर पूछा जाए किसने मना कर दिया है, तो अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अर्जेंटीना को आमंत्रित किया गया था, लेकिन अर्जेंटीना ने मना कर दिया कि हम ब्रिक्स के सदस्य नहीं बनना चाहते हैं। साझेदार देश के रूप में इसमें शामिल हुआ है नाइजीरिया, है ना। सऊदी अरेबिया अभी इसके नए सदस्य के रूप में शामिल है। 10 सदस्य के रूप में इंडोनेशिया शामिल है, ठीक है। इंडोनेशियन आर्किपेलागो यहाँ पे नीचे है। अरब पेनिनसुला, दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है? ये अरब पेनिनसुला, यहाँ पे सऊदी अरेबिया है। और नाइजीरिया क्या कहते हैं, यहाँ पे देखेंगे नाइजीरिया आ जाएगा अफ्रीका में इस तरफ। और फिर अर्जेंटीना तो आपको पता ही है, साउथ अमेरिका में, ये चिली के बगल में अर्जेंटीना, चिली अर्जेंटीना, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। गठन कब हुआ था? ब्रिक्स का गठन 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन, इन 4 देशों ने मिलकर ब्रिक बनाया था, BRIC, ठीक है। इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया, ब्रिक्स हो गया, ठीक है, 2010 में। 2014 में इसमें ईरान जुड़ गया, यूएई जुड़ गया, इथियोपिया जुड़ गया और मिस्र जुड़ गया, ठीक है। मिस्र मतलब इजिप्ट को मिस्र बोलते हैं।
ईरान कहाँ पर है आपको पता ही होगा, पाकिस्तान के बगल में। यूएई है यहाँ पे, साउथ अफ्रीकन पेनिनसुला में यहाँ पे नीचे ओमान के ऊपर। और इथोपिया, इथोपिया क्या कहते हैं, अगर हॉर्न के पास जाके देखेंगे तो हॉर्न के पास इथोपिया है, ठीक है, अफ्रीकन हॉर्न के पास। प्रतिनिधित्व यदि देखा जाए तो वैश्विक जनसंख्या का लगभग 40% ब्रिक्स प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड वाइड क्या कहते हैं पॉपुलेशन का 40%। वर्ल्ड वाइड जीडीपी का 37.3% क्या कहते हैं ये करता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। डब्ल्यूएचओ से अलग हुआ है अमेरिका, डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया है ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत, है ना। अमेरिका डब्ल्यूएचओ का सबसे बड़ा वित्तीय सहायक है, 18% का योगदान देता है, ठीक है। फाइनेंस, डब्ल्यूएचओ के फाइनेंस में 18% का योगदान कौन देता है, बस खाली अमेरिका। ट्रंप प्रशासन का आने निर्णय है, जन्म सिद्ध नागरिकता की समाप्ति हो जाएगी। पेरिस समझौते से क्या कहते हैं अमेरिका जो है वो बाहर हो गया है। पेरिस समझौते से हाल ही में कौन बाहर हो गया है, अमेरिका, ठीक है। क्वाड, ठीक है, क्वाड क्या है, चार देशों का समूह है, भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया का। सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत जापानी पीएम शिंजो आबे ने किया था 2007 में, लेकिन 2007 में बन नहीं पाया था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो डर रहा था और ऑस्ट्रेलिया बार बार चीन के दबाव में पीछे हट रहा था। लेकिन 2017 में अंततः क्या हुआ, 2017 में क्वाड समूह बनाया गया और उसके बाद क्वाड समूह की जो पिछली बैठक थी कहाँ पर हुई थी, यूएसए में, और इस बार वाली बैठक कहाँ पर होने वाली है, इंडिया में, ठीक है, क्वाड की। सातवीं भारत फ्रांस समुद्री सहयोग वार्ता आयोजित हुई कहाँ पर, नई दिल्ली में। सातवीं भारत फ्रांस समुद्री सहयोग वार्ता कहाँ पर आयोजित हुई है, नई दिल्ली में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के विदेश सचिव और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की मध्य बैठक हुई दुबई में, है ना। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, इसराइल और हमास के युद्ध विराम शर्तों के तहत इससे इसराइल की वापसी का प्रावधान हुआ है, ठीक है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से गाजा मिस्र की सीमा पर एक संकरी पट्टी को ही फिलाडेल्फिया कॉरिडोर कहते हैं। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर कहाँ पर है, तो गाजा और इजिप्ट के बीच में जो संकरी सी पट्टी है वही क्या है, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए फिलाडेल्फिया कॉरिडोर कहाँ पर है। त्रिनाद एंड टोबैगो आपातकाल की घोषणा हुई यहाँ पे हिंसा के कारण। त्रिनाद एंड टोबैगो, त्रिनाद एंड टोबैगो कहाँ पर है, तो लेजर एंटिलीज जो यूएसए के नीचे नॉर्थ अमेरिका के नीचे यहाँ पे एक ग्रेटर एंटिलीज है, क्यूबा वगैरह, क्यूबा है थी, और इधर लेजर एंटिलीज, ठीक है। लेजर एंटिलीज में नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या है, त्रिनाद एंड टोबैगो है। तो त्रिनाद एंड टोबैगो की लोकेशन भी पता होनी चाहिए हमको। राफेल तूफान के बाद क्यूबा को, अभी क्यूबा मैंने आपको बताया कहाँ पर, क्यूबा को मानवीय सहायता किसने प्रदान की है, भारत ने, ठीक है। राफेल तूफान कहाँ पर आया है, ये भी यूपीपीसी में सवाल पूछा था, राफेल तूफान कहाँ पर आया, क्यूबा में। तो उसको मानवीय सहायता किसने, भारत, भारत ने उसको मानवीय सहायता प्रदान की, ठीक है। उसके बाद ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारे पास न्यूज है। सस्टेनेबल सर्क्युलरिटी पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है, नई दिल्ली में। सस्टेनेबल सर्क्युलरिटी पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। थीम है नेचर पॉजिटिव रिसाइकलिंग, ठीक है। सस्टेनेबल सर्क्युलरिटी का तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का थीम क्या है, नेचर पॉजिटिव रिसाइकलिंग। ऑटोमेटिव उद्योगों के प्रमुख हितधारकों को सतत विकास और चक्रियता पर चर्चा करने के लिए क्या कहते हैं इसको, इस सम्मेलन को आयोजित किया गया कहाँ पर, नई दिल्ली में। भारत में 4 नए रामसर स्थल शामिल किए हैं 31 जनवरी को। सिक्किम और झारखंड को का कोई स्थल इसमें पहली बार शामिल हो, ठीक है। सिक्किम और झारखंड का कुल संख्या कितनी हो गई, 89, अब हो गई टोटल 91, ठीक है। राजस्थान के 2 शामिल होने के बाद वर्तमान में यदि देखा जाए तो 91 है। जनवरी में यदि पूछा जाए जनवरी में कितनी थी, पूछ लेता है ना। आरओ के पेपर में आपने देखा होगा कि दिसंबर में क्या कहते हैं हमारा फॉरेक्स रिजर्व कितना था, तो पूछ लेगा कि जनवरी में क्या कहते हैं कितने रामसर स्थल थे, तो 89, ठीक है। वर्तमान में 91 है। देखा जाए तो उधवा चील पंछी अभयारण्य झारखंड, खचोड़ पलरी आर्द्रभूमि सिक्किम, ठीक है। सिक्किम का पहला कौन सा है, खचोड़ पलरी, खस, खस खांसी आती है ना, खस, तो खचोड़ पलरी आर्द्रभूमि सिक्किम, ठीक है। शक्कर कोटई तमिलनाडु, झारखंड का पहला उधवा है, उधवा झारखंड, खचोड़ पलरी आर्द्रभूमि सिक्किम, ठीक है। तो ये वहां के पहले हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। शक्कर कोटई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, थेरथंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, वो भी तमिलनाडु में है। तो शक्कर कोटई और थेरथंगल तमिलनाडु के जो है वो बने हैं, रामसर स्थल में शामिल हुए हैं। और उधवा और खचोड़ पलरी क्या कहते हैं, खचोड़ सिक्किम का और उधवा कहाँ, झारखंड का, ठीक है। टोटल 91 है। अभी राजस्थान के जो दो मिला के 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। रामसर अभी समय अंतर सरकारी संधि को अपनाया गया था 1971 में ईरान के रामसर शहर में। लागू कब हुई थी, इसलिए उसका नाम रामसर है। लागू हुई थी 1975 में। भारत इसका सिग्नेटरी कब बना था, 1982 में, ठीक है। रामसर स्थलों की संख्या के मामले में एशिया में पहला स्थान है भारत का और विश्व में तीसरा स्थान है, ठीक है। और फिर उसके बाद मॉन्टेक्स रिकॉर्ड रामसर स्थलों का एक रजिस्टर है, दर्शाता है ऐसी आर्द्र भूमियां, है ना, ठीक है, ऐसे वेटलैंड्स जहां तकनीकी और मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय परिवर्तन हो चुके हैं, हो रहे हैं या होने वाले हैं, उसको कहाँ पर, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा, ठीक है। इसमें 2 भारतीय स्थल, एक लोकटक झील जो हमारे मणिपुर में है और एक केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल हो गई है। कौन सी, लोकटक झील मणिपुर वाली, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान वाला मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल हुआ है, ठीक है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान।
आर्द्रभूमि शहर प्रमाणन की वैश्विक सूची में शामिल पहली बार दो भारतीय शहर हुए, इंदौर इंदौर और उदयपुर। ठीक है, सिटी की पूरी सिटी है जो है आर्द्रभूमि शहर बन चुके हैं। ठीक है, वेटलैंड सिटीज बन चुके हैं इंदौर और उदयपुर। ठीक है, भोपाल भी बनने वाला था लेकिन भोपाल इसमें आ नहीं पाया। ठीक है, एक एक एमपी का इंदौर है, दूसरा राजस्थान का उदयपुर है। ठीक है, बैठक कहाँ पर हुई थी? आर्द्रभूमि शहर प्रमाणन की वैश्विक सूची की बैठक हुई थी ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। उद्देश्य है आर्द्रभूमि संरक्षण प्रयासों के लिए शहरों को मान्यता प्रदान करना। ठीक है, यहाँ पर ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में निर्णय लिया गया था। इंदौर और उदयपुर इसमें दो शहर भारत के पहली बार शामिल हुए हैं। उसके बाद है अपर करनाली जल विद्युत परियोजना समझौता हुआ है IREDA द्वारा, SJVN लिमिटेड, GMR एनर्जी लिमिटेड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के मध्य। ठीक है, नेपाल में 900 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के विकास हेतु अपर करनाली जल विद्युत परियोजना समझौता हुआ है। ठीक है, भारत की अक्षय ऊर्जा क्रांति, अक्षय ऊर्जा क्षमता 20 जनवरी 2025 तक, है ना, कितनी है? 217.62 गीगावाट। 2030 तक लक्ष्य है 500 गीगावाट करने का। ठीक है, रीन्यूएबल एनर्जी हमारी कितनी? 217 गीगावाट, 217.62 गीगावाट अभी हमारी क्षमता है। 2030 तक हमारा लक्ष्य है इसको 500 गीगावाट कर सके। ठीक है, सोलर एनर्जी की क्षमता हमारी कितनी है? 97.86 गीगावाट दिसंबर 2024 में। योगदान है 47% टोटल में। शीर्ष प्रदर्शन इसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या कहते हैं सोलर एनर्जी होती है, फिर गुजरात में, है ना। फिर विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा 48.16 गीगावाट है ना। इसमें गुजरात में सबसे ज्यादा, देखो गुजरात में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा है क्योंकि कोस्टल एरिया है, हवा चलती है समुद्र से होते हुए, तो वहाँ पे पहुंच वो लगाया गया है। ठीक है, पंखा जो बिजली पैदा करता है, टरबाइन को घुमाता है, याद है। तो सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी कहाँ पर होती है? गुजरात में। सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा कच्छ के क्या कहते हैं, जो मरुस्थल है जहाँ पर सूर्य की एनर्जी लाइट जो सीधी पड़ती है। ठीक है, तो राजस्थान में सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद डिजिटल वृक्ष आधार पहल की शुरुआत की जम्मू कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान द्वारा, चिनार के पेड़ों को सुरक्षा करने हेतु QR कोड और जियो टैगिंग द्वारा। ठीक है, जो वहाँ पे चिनार के पेड़ है वहाँ पे QR कोड और जियो टैगिंग के द्वारा उसकी सुरक्षा की जाएगी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, डिजिटल वृक्ष आधार पहल जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। भारत का प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ हुआ है सोरेंग, सिक्किम में। उद्देश्य है मत्स्य पालन क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक कौन है? भारत 8% का योगदान देता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक कौन है? भारत, जो वर्ल्ड वाइड 8% का योगदान देता है। उद्देश्य है मत्स्य पालन क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना। मियावाकी तकनीक उपयोग करके घने जंगलों का विकास प्रयागराज में किया गया है। ठीक है, मियावाकी तकनीक का उपयोग करके घने जंगलों का विकास प्रयागराज में किया गया है ना। इस विधि में देशी पेड़ों की विभिन्न प्रजातियों को घने रूप में लगाया जाता है, उसको मियावाकी तकनीक कहते हैं। भारत स्वच्छ, याद रखना मियावाकी तकनीक का उपयोग करके कहाँ? प्रयागराज में, यूपी में है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। किसी पेपर में तो पूछा गया, मेरे को याद नहीं आ रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। भारत स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण प्लेटफॉर्म अनावरण हुआ पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में। उद्देश्य है क्लीन टेक मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा देना। भारत स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण प्लेटफॉर्म का अनावरण हुआ पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में। उद्देश्य है क्लीन टेक मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा देना। कवचम एक कवच है रेलवे का, एक कवचम है केरल का। ठीक है, कवचम का अनावरण हुआ 21 जनवरी को केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा। पूरा नाम है केरल चेतावनी संकट और खतरा प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, क्या है ये? तो आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली है कि अगर आपदा होने वाली होगी, आपदा का कोई जोखिम होगा तो पहले से चेतावनी दे दी जाएगी। कवचम का अनावरण कब हुआ? 21 जनवरी को। कवचम कहाँ का है? तो केरल राज्य का है। ठीक है, उसके बाद है शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, आसपास के क्षेत्र पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र नामित हुए हैं। शिकारी देवी वन्य इंपॉर्टेंट है हमारा कि शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो मंडी, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, मंडी से चुनाव कौन लड़ता है? हो सकता है वो आपकी फेवरेट हीरोइन हो। ठीक है, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए जो मंडी से चुनाव लड़ती है। ठीक है, एक हिंट मैं आपको और दे देता हूँ कि ऋतिक रोशन की एक्स है वो। उसके बाद साइंस एंड टेक हमारे पास न्यूज है, साइंस एंड टेक। मैं पानी पी लेता हूँ। INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागीशीर, जो तीनों युद्ध पोत हैं, इनको राष्ट्र को समर्पित किया है थलाइवा PM मोदी ने। ठीक है, INS सूरत जो है वो प्रोजेक्ट P15B का चौथा और अंतिम जहाज है। इसके तहत 3 जहाज कौन से बने थे? विक्रमादित्य, मुरगांव और इम्फाल। ठीक है, मुरगांव कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में, है ना। महाराष्ट्र का एक बंदरगाह है मुरगांव। तो विक्रमादित्य, मुरगांव और इम्फाल। P15B का चौथा और अंतिम जहाज कौन सा? सूरत है। P15B के तहत 4 जहाज बने हैं। ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल चललेस होंगे। ठीक है, उसके बाद INS नीलगिरी प्रोजेक्ट P17A का पहला और जहाज है। अन्य इसमें उदयगिरी और तारागिरी क्या है? निर्माणाधीन है, अभी बन रहे हैं। ठीक है, INS वागीशीर क्या है? कलवरी क्लास प्रोजेक्ट 7S के तहत 6वीं स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी है ना, जमीन के पानी के अंदर जो चलती है। इसका नामकरण किससे? समुद्री शिकारी मछली सैंड फिश के नाम पर किया गया है वागीशीर का।
अन्य 5 कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला और वागीर है ना। नाग मार्क 2 का सफल परीक्षण किया पोखरण राजस्थान में। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसको विकसित किया है डीआरडीओ द्वारा। ये क्या है, फायर एंड फॉरगेट। इस बार का यूपी पेट का एग्जाम है, अभी यूपी पेट के एग्जाम के पेपर को मैंने देखा था, तो उसमें किसी शिफ्ट में नाग मार्क 2 पूछा गया है फायर एंड फॉरगेट के तहत। ठीक है, इसकी रेंज है 7 से 10 किलोमीटर, सभी मौसम में मार करने की क्षमता है इसके तहत। संजय का अनावरण हुआ है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में। ये क्या है, तो युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है। ठीक है, संजय क्या है, संजय महाभारत अगर आपको याद आ रहा हो तो संजय ने सब बताया था देख देख के, दूरदृष्टि किया। तो संजय क्या है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको अनावरण किया नई दिल्ली में। क्या है, तो युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है। उसके बाद यूरोड्रोन कार्यक्रम में क्या कहते हैं, सुपरविजन कौन कर रहा है यूरोड्रोन कार्यक्रम का, तो भारत। जापान के बाद दूसरे नंबर का। इसके भारत के पहले कौन, जापान कर रहा था इसका सुपरविजन। अब इंडिया क्या कर रहा है, यूरोड्रोन कार्यक्रम का सुपरविजन कर रहा है। 4 देशों की पहल है, जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन। ठीक है, आइबेरियन पेनिनसुला पे यहाँ पे स्पेन है, थोड़ा और ऊपर जाएंगे यहाँ पे मेडिटेरियन सी के आगे जाएंगे तो यहाँ पे इटली है। ठीक है, इटली है, इटली फिर क्या कहते हैं आइबेरियन पेनिनसुला जिससे सटा हुआ यहाँ पे ऊपर फ्रांस है, और यहाँ एकदम ऊपर चले जाएंगे नॉर्थ सी के पास तो यहाँ पर जर्मनी है। ठीक है, की कैनाल जहाँ से होकर निकलती है, तो सारी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। 4 देशों की पहले, जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन। यूरोडोन कार्यक्रम इन 4 देशों के पहले। उद्देश्य है यूरोप की रीपर है ना, यूएसए और हेरोन इजराइल का जो है, जैसे ड्रोन पर निर्भरता कम करना। तो रीपर ड्रोन कहाँ का, यूएसए का। हेरोन ड्रोन कहाँ का, इजराइल का। यूरोड्रोन कार्यक्रम कहाँ का है, तो जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन का। उसके बाद भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया है गोपालपुर ओडिशा में, है ना। ये क्या है, तो स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली है। स्वार्म ड्रोन के खतरे से निपटने हेतु भार्गवास्त्र विकसित किया गया है। एंटी ड्रोन सिस्टम 2 ड्रोन ड्रोन डोम कहाँ का, इजराइल का, और ड्रोन हंटर कहाँ का, यूएसए का। ठीक है, तो पता होना चाहिए। हमने भारत ने भी क्या कहते हैं ये बना लिया है, तो ड्रोन डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉय D4 सिस्टम विकसित किया डीआरडीओ द्वारा। उत्पादन किया इसका बीईएल ने। ठीक है, क्या है, तो भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम है। भारत का D4 भारत का है, ड्रोन डेम इजराइल का है, ड्रोन हंटर यूएसए का है, यूरो ड्रोन कहाँ का है, तो 4 देशों की पहल है। ड्रोन डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉय। एक्सियम 4 मिशन का पायलट नामित हुए शुभांशु शुक्ला, जो जाके आ चुके हैं आई इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी हैं शुभांशु शुक्ला। गगनयान कार्यक्रम के अंतरिक्ष यात्री भी हैं ये। आयोजन हुआ है निजी कंपनी एक्सियम स्पेस द्वारा नासा के सहयोग से। ठीक है, एक्सियम स्पेस ने एक्सियम 4 मिशन लॉन्च किया है नासा के सहयोग से। तो क्या है, तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, के लिए चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। शामिल है इसमें भारत, पोलैंड, हंगरी के अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, नेतृत्व किया है इसका पेमी विंस्टन, नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री द्वारा। ठीक है, इसके पहले राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय थे 1984 में इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत। ठीक है, सोवियत सोयूज T11 मिशन के तहत। ठीक है, एक्सियम 4 मिशन निजी कंपनी एक्सियम स्पेस ने लॉन्च किया है नासा के सहयोग से। इसमें शुभांशु शुक्ला जाके वापस आ चुके हैं। एसएसआई मंत्रा टेली सर्जरी के माध्यम से 2 रोबोटिक हृदय शल्य चिकित्सा को सफलतापूर्ण अंजाम दिया। एसएसआई मंत्रा क्या है, तो एक रोबोटिक सर्जरी करने वाला रोबोट है। भारत की पहली रोबोटिक टेली सर्जर है। क्या है, तो भारत का स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली। डॉक्टर कहीं भी बैठ के कहीं पर भी सर्जरी कर सकते हैं एसएसआई मंत्रा का यूज करके। ठीक है, विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन का विकास किया भारत ने। रेल मंत्री ने इसकी घोषणा की है। सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन भारत ने। क्षमता है इसकी 1200 हॉर्स पावर। पहला ट्रायल कहाँ हुआ, मार्च 2025 में हरियाणा में उत्तर रेलवे के जिंद सोनीपत सेक्शन में पहला इसका ट्रायल हुआ है। कहाँ पर, मार्च 2025 में हरियाणा में उत्तर रेलवे के जिंद सोनीपत सेक्शन में 1200 हॉर्स पावर की क्षमता है। सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन भारत ने विकसित किया है गाइस। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट राज्यवार घटनाक्रम है। स्टेट की न्यूज भी हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं आपके साथ में। तो पेट्रोलियम भंडार की संभावना, ड्रिलिंग कार्यक्रम शुरू किया है ओएनजीसी ने। बलिया में पेट्रोल, ऐसा बोला गया कि बलिया में पेट्रोल मिल सकता है, तो ओएनजीसी ने बलिया में खोदना चालू किया है, बलिया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। 24 जनवरी 2025 को इस बार मनाया गया। थीम था विकास और विरासत, प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश। ठीक है, 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया। थीम था विकास और विरासत, प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश। उसके बाद गोमती नदी पुनरुद्धार के लिए टास्क फोर्स की स्थापना की है प्रादेशिक सेना द्वारा, गंगा टास्क फोर्स। ठीक है, नाम क्या रखा गया, गंगा टास्क फोर्स। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, गंगा टास्क फोर्स गंगा नदी से रिलेटेड नहीं है, गोमती नदी पुनरुद्धार से रिलेटेड। ठीक है, उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, गोमती नदी पुनरुद्धार के लिए टास्क फोर्स इसको विकसित किया गया। उसके बाद फिर अगली न्यूज हमारे पास बिहार का पहला बेल विश्वविद्यालय, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, तो इसको हम छोड़ते हैं। बिहार के 42वें राज्यपाल बने आरिफ मोहम्मद खान। इंपोर्टेंट हो जाता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। आरिफ मोहम्मद खान कहाँ के हैं, बिहार के।
मैं देखता चल रहा हूँ, जो जो इंपोर्टेंट होगा उसको। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। जय शाह, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। जय शाह को सदस्य चुना गया है मेरिले बोन क्रिकेट क्लब के सलाहकार बोर्ड के। ये आईसीसी के अध्यक्ष हैं जय शाह, ठीक है, मोटा भाई के लड़के। जेनी ई पेट्रो नियुक्त हुई 15वीं कार्यवाहक प्रशासक के रूप में। नासा का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है जेनी ई पेट्रो। ट्रंप द्वारा इनकी नियुक्ति की गई। जेनी ई पेट्रो क्या है? तो नासा का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। सीआरपीएफ के डीजी को नियुक्त हुए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। पीवी सिंधु पीवा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं देवजीत सेकिया, ठीक है। इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बन गए हैं? वी नारायणन। वी नारायण क्या है? इसरो के 11वें अध्यक्ष, अंतरिक्ष विभाग के सचिव, ठीक है। प्रीति नंदी का निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध लेखक हैं, फिल्म निर्माता है, पद्मश्री विजेता है, ठीक है। परम पुरस्कार की घोषणा हुई थी 25 जनवरी को गृह मंत्रालय द्वारा 2025 के लिए। आरओ में सवाल आया था कितने लोगों को पद्म पुरस्कार इस बार प्रदान किया गया है? तो 7 पद्म विभूषण, ठीक है। 7 पद्म विभूषण इस बार प्रदान किए गए थे। ये सवाल आरओ में था। टोटल 139 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसमें 23 महिलाएं हैं और 13 आफ्टर डेथ यानी मरणोपरांत है। 7 पद्म विभूषण है, ठीक है। और 19 पद्म भूषण तथा 113 पद्मश्री इस बार प्रदान किए गए हैं। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी सभी पद्म पुरस्कारों को से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय चिकित्सक बन गए हैं। और पद्म भूषण यदि देखा जाए तो राम बहादुर राय प्लस साध्वी रितंभरा जो यूपी के हैं उनको प्रदान किया गया है। राम बहादुर राय प्लस साध्वी रितंभरा यूपी के हैं, इनको पद्म भूषण प्रदान किया गया है, ठीक है। 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री, ठीक है। 76वें गणतंत्र दिवस परेड 2025 के विजेता यदि देखा जाए तो श्रेणी अलग अलग, तो मंत्रालय या विभागों की श्रेणी में सबसे अच्छी झांकी थी जनजातीय मामलों के मंत्रालय की। जनजातीय गौरव दिवस प्लस मुंडा की 150वीं जयंती मनाने के प्रदर्शन हेतु, ठीक है। सेवा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार दिया गया जम्मू कश्मीर राइफल्स को, जेएनके राइफल्स को। सर्वश्रेष्ठ झांकी श्रेणी में पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है, महाकुंभ 2025 और स्वर्णिम भारत विरासत और विकास के चित्रण हेतु, ठीक है। तो सबसे अच्छी झांकी, सर्वश्रेष्ठ झांकी श्रेणी में पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश को, अगर मंत्रालय देखा जाए जनजातीय मंत्रालय को, और मार्चिंग टुकड़ी अगर तो जम्मू कश्मीर राइफल्स। जयति जय मम भारतम नामक सांस्कृतिक प्रदर्शन को मान्यता प्राप्त की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा, ठीक है। आईसीसी अवार्ड 2024 यदि देखा जाए तो विजेता हुए हैं सर गारफील्ड सेबर्स ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह को मिली है। पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 प्लस पुरुष क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए, ठीक है, जसप्रीत बुमराह को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी प्राप्त हुई है। महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 बन गई स्मृति मंधाना। पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन गया हर्षदीप सिंह और राचेल हेहू फिल्म ट्रॉफी ओमालिया। ये सब बेकार न्यूज है, हटाओ ये सब। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को नामांकित किया गया है सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में। 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 के इसके लेखक और निर्देशक हैं एडम जे ग्रेव्स, ठीक है। सिंगापुर मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित हुए तरुण दास जी। तरुण दास को सिंगापुर मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोदी जी को नहीं याद रखना इसको। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्वारा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 डी गुकेश, ये भी आरओ में सवाल था, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 डी गुकेश शतरंज के लिए, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के लिए, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, मनु भाकर शूटिंग के लिए, ठीक है। तो इन सब लोगों को प्रदान किया गया है। चर्चित पुस्तकें। भारत ने G20 में कैसे सफलता प्राप्त की? G20 प्रेसिडेंसी की अंदरूनी कहानी अमिताभ कांत की पुस्तक है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। संघमित्रा चक्रवर्ती की पुस्तक है सौमित्री चटर्जी हिज वर्ल्ड। वाइल्ड फिक्शन अमिताभ घोष की पिक्चर, अमिताभ घोष की क्या कहते हैं बुक है। भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित। गाजा के बाद की दुनिया चुनौतीपूर्ण समय के लिए एक मार्गदर्शिका पंकज मिश्रा। महत्वपूर्ण दिवस यदि देखा जाए 3 जनवरी को डीआरडीओ स्थापना दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, थीम हम देख के आए हैं विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, थीम है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, ठीक है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, ठीक है। अभी राष्ट्रीय हिंदी दिवस अभी गुजर गया।
12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। थीम है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण, है ना। राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ठीक है। और स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। उसके बाद खेल घटनाक्रम यदि देखा जाए तो ज्योति थारा जी फ्रांस के नैंटेस में एलीट इंडोर मीटिंग में महिलाओं की 60 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है ज्योति थारा जी ने, विशाखापट्टनम की है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 आयोजित हुआ है मेलबर्न पार्क में। पुरुष एकल के विजेता हैं जेनिक सिनर इटली के, उपविजेता हैं एलेक्जेंडर जेवरे जर्मनी के, ठीक है। महिला एकल में मेडिसन कीज अमेरिका की विजेता है, और विजेता आर्यन सवालिंगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में विजेता है जेनिक सिनर, है ना, सिन कर दिया पुरुष ने ऑस्ट्रेलिया में जाके, ठीक है। और एलेक्जेंडर जेवरे उप विजेता है। महिला में कौन है, मेडिसन, मेडिसिन खा के ऑस्ट्रेलिया चली गई मेडिसन, ठीक है, तो वो उप विजेता हो गई है। विजय हजारे ट्रॉफी आयोजित हुई वडोदरा में। अब विजेता हुई है कर्नाटक क्रिकेट टीम, और उप विजेता है विदर्भ यानी महाराष्ट्र क्रिकेट टीम, ठीक है। 5वीं बार कर्नाटक क्रिकेट टीम 5वां खिताब इसने जीता है, और विजय हजारे ट्रॉफी का। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आयोजित हुई सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंडिया में आयोजित नहीं हुई, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3-1 से हराकर 10 साल बाद इस ट्रॉफी को जीता है, ठीक है, विजय बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। खो खो विश्व कप 2025 आयोजित हुआ नई दिल्ली में। पहला संस्करण यूपीएससी में ये सवाल था, बहुत फंसाने वाला सवाल था वो। भारत ने नेपाल को हराया, लेकिन उसमें स्कोर गलत दे दिया गया था गाइस, बहुत लोग फंसे होंगे उसमें। खो खो विश्व कप 2025 आयोजित हुआ नई दिल्ली में। पहला संस्करण था इसका, जीता इसको भारतीय पुरुष टीम ने नेपाल को हराकर, महिला टीम ने भी नेपाल को हराकर, ठीक है। तो भारत की पुरुष और महिला टीम दोनों नेपाल को हरा के जीत गई है। और यही क्या कहते हैं, दोनों स्टेटमेंट था, लेकिन इसमें स्कोर गलत दे दिया था, कितने कितने से किसको हराया, ठीक है। वही जिसको स्कोर याद होगा सही कर लिया होगा, जो इतना पढ़ के गया होगा कि भारत ने नेपाल को हराया, चकमा खा के आ गया गाइस। संक्षिप्त की 8वां वेतन आयोग को मंजूरी मिली 16 जनवरी को, 1 जनवरी 2026 को लागू हो जाएगा। वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष पर किया जाता है। 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग गठित हो चुके हैं। ये ये 8वां है। इसके बाद बोल दिया गया कि वेतन आयोग गठित नहीं होगा, ऐसी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। 7वां वेतन आयोग लागू हुआ 2016 में, कार्यकाल 2026 में इसका पूरा हो जाएगा। उसके बाद अध्यक्ष हो उसके न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर थे। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड भी यूपी पेट में सवाल आया था, और शायद आर में भी इससे रिलेटेड सवाल था। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कहाँ पर, तो निजामाबाद तेलंगाना में शुभारंभ हुआ है केंद्रीय, और क्या कहते हैं बीपीएससी में भी सवाल था। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में, शुभारंभ हुआ केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा। हल्दी प्रसिद्ध है गोल्डन स्पाइस ग्रुप में, भारत हल्दी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, उपयोगकर्ता और निर्यातक तीनों में आता है, ठीक है। जेड मोड सुरंग का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है, गंदेरबल कश्मीर में, जोड़ती है गगनगीर से सोनमर्ग से, ठीक है। 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड सुरंग। ऐसे संचार साथी मोबाइल ऐप का शुभारंभ हुआ संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा, दूरसंचार पहुंच, सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु, ठीक है। मेक्सिको की खाड़ी तथा डेनाली पर्वत के नाम पर परिवर्तन कर दिया गया ट्रंप ने। मेक्सिको खाड़ी को अब अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, ठीक है, अमेरिका की खाड़ी है मेक्सिको की खाड़ी। उसके बाद माउंट डेनाली जो क्या कहते हैं नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम बदल के माउंट मैकिनले कर दिया गया। ये नाम बदलता रहता है, माउंट मैकिनले कभी होता है, कभी डेनाली हो जाता है। उसके बाद अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कहाँ पर, अलास्का, ये ब्रूस्क रेंज है, यहाँ पे अलास्का रेंज है, यहाँ पर क्या कहते हैं माउंट डेनाली या तो माउंट मैकिनले है, ठीक है। उसके बाद बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास ला पेरोस आयोजित हुआ मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलम्बरू मध्य में, है ना। स्टेट में कौन सी, मलक्का स्टेट, सुंडा स्टेट और लोम्बोक स्टेट, ये सब कहाँ के स्टेट है, तो इंडोनेशिया के, है ना। नेतृत्व किसने किया, इसको लीड किसने किया, फ्रांस ने। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भारत सहित इसमें 9 देश शामिल होंगे, ठीक है। लीड किसने किया, फ्रांस ने। कहाँ पर, तो मलक्का, सुंडा, लोम्बोक, है ना। ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित हुआ है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को। साथ ही 2025 से प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। ये अलग ग्लेशियर कहाँ का जो पूरा पिघल चुका है बताएंगे आप। ग्लेशियरों का संरक्षण का जो भी, जिसको मृत घोषित कर दिया गया, सॉरी। साथ ही 2025 से प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। रातापानी बाघ अभ्यारण्य 57वां बाघ अभ्यारण्य घोषित हुआ है
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश का 8वां भाग्य भरण है। मध्य प्रदेश में टोटल 9 भाग्य भरण हो चुके हैं। 58 जो है 58th नंबर का वो भी कहाँ का है, वो मध्य प्रदेश का है। ठीक है। उसके बाद बाघों का अंतरराज्यीय स्थानांतरण आदेश किया एमपी गवर्नमेंट ने। एमपी से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में स्थानांतरण हेतु बाघ क्या एमपी से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जाएंगे। ठीक है। वनों को हरित जीडीपी में जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। ठीक है। ग्रीन जीडीपी में वनों को जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया, छत्तीसगढ़। क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक से विकसित पहला बेबी कोरल ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ में शामिल हो जाएगा। ठीक है। 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक क्या कहते हैं, कोरल रीफ देखने को मिलती है। ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया की, है ना। ऑस्ट्रेलिया में जो है, और इसमें क्या होगा, क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीकी से विकसित पहला बेबी कोरल। रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित हुआ है 2025 को रक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है। रक्षा सुधारों का वर्ष कब, 2025 में को घोषित किया गया रक्षा मंत्रालय द्वारा। अंजी खड़ पुल देश का पहला केबल स्टेट रेल पुल है। कहाँ पर, रियासी, जम्मू कश्मीर में रियासी को कटरा से जोड़ता है। ठीक है। पीक बुचरिंग घोटाला या निवेश घोटाला जिसको बोलते हैं, एक प्रकार का साइबर घोटाला है। इसका जिक्र किया है गृह मंत्रालय द्वारा 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट में। कौन है इसके निशान, तो बेरोजगार युवा, गृहिणी, छात्र और जरूरतमंद लोग क्या कहते हैं, इसके निवेश घोटाले के शिकार हो रहे हैं। इसमें किसी आकर्षक योजना में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाता है और लोग निवेश कर देते हैं, तभी जालसाज गायब हो जाता है। ठीक है। आप लाओ 1,000 रुपये लाओ, उसको हम 10,000 बना देंगे। आपने पैसे दिए और लेके वो क्या हुए, भाग गए। उसके बाद फायरफ्लाइज भारत का पहला निजी उपग्रह समूह है, लॉन्च किया है पिक्सल ने। ठीक है। भारतीय निजी कंपनी पिक्सल, इसने फायरफ्लाइज लॉन्च किया है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे हम अलग वीडियो में देखेंगे, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं अभी। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जनवरी का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल हम लोग फरवरी का करंट अफेयर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, इस बार सिलेक्शन लेना है।